चलिएगा। तो एक्सक्रीशन होती क्या है ना, सबसे पहला तो बड़ी बात तो यही है कि हमारे पास एक्सक्रीशन किस चीज को कहा जाता है। तो एक्सक्रीशन क्या है आपके पास में, रिमूवल या एलिमिनेशन आपके पास, जो मेटाबॉलिज्म से प्रोडक्ट आपके पास एज एन बाई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रिलीज होते हैं, वो पर्टिकुलर बॉडी से एलिमिनेट किए जाएं, ये प्रोसेस कहलाती है हमारे पास एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली आपके पास जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होंगे वही आपकी बॉडी से बाहर जाएंगे, और मेनली जो आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन की डिग्रेडेशन से ज़्यादातर तैयार होते हैं। तो वो आपके पास मेनली होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो आते हैं आपके पास, अमोनिया हो गई, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गई। जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अमोनिया एज एन पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहा जाता है, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहा जाता है, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। देखिए, जितने भी फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा अमोनिया एज एन वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि अमोनिया की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं शुद्ध पानी की जरूरत पड़ती है। तो मीन बाय जहाँ जहाँ आपके पास फ्रेश वाटर होगा और फ्रेश वाटर में रहने वाले जितने जीव जंतु होंगे वो सभी के सभी आपके पास अमोनिया एज सच एक्सक्रीट आउट करते हैं। कभी कभार आपसे एक क्वेश्चन पूछी जाती है, वो है टेडपोल के बारे में। तो टेडपोल भी आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर रहती है, इसीलिए वो आपके पास एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज करती है वो है आपके पास अमोनिया। तो ये आपने पक्का से ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं आपके पास पर्टिकुलर यूरिया। यूरिया ज्यादातर जो टेरिस्टीरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, धरती पर रहने वाले जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली आपके पास यूरिया एज एन बाई प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। जितने जीव जंतु आपके पास उन परिस्थितियों में रहते हैं जहां पर पानी की स्कार्सिटी होती है, पानी ज्यादा नहीं मिलता है, और ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन ऑफ वाटर का फंडामेंटल अगर शो करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यूरिकोटेलिक कौन से हुए, ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो ऐसी कंडीशंस के अंदर रहते हैं जहां पर पानी की मात्रा उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है और उनको कंजर्वेशन ऑफ वाटर का फंडामेंटल शो करना होता है। तो ये पर्टिकुलर आपके पास ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास एलिमिनेट करते हुए आपको दिखेंगे। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है, क्योंकि इस चीज को हम डील नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ध्यान देते हुए चलना। तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसके बाद में जो आपके पास टॉक्सिसिटी है वो यूरिया की आती है, और लीस्ट टॉक्सिक आपके पास यूरिक एसिड आती है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जितना भी आपके पास नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, वो एक्सक्रीट अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर वो एक टॉक्सिक प्रोडक्ट था, और अगर वो टॉक्सिक प्रोडक्ट था तभी तो बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म या रेगुलेशन चला रही है, जिसकी वजह से आपके पास वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। अब आपके पास एक्सक्रीशन इन प्रोडक्ट की होती क्यों है, एक्सक्रीशन इसलिए हो रही है ताकि कहीं ना कहीं वाटर के कंटेंट को और सॉल्ट के कंटेंट को बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंटेन कराया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि एक्सक्रीशन से सबसे बेस्ट थिंग होती क्या है, वो है ऑस्मो रेगुलेशन कराना या रेगुलेट करना। आपके पास में वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो आपके पास ये ऑस्मो रेगुलेटरी हमारा जो ऑर्गन है वो आपके पास किडनी है। ध्यान दीजिएगा, किडनी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है और एक हेमोपोइटिक ऑर्गन भी है। कहीं ना कहीं आपके पास अरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपके पास किडनी के थ्रू ही रिलीज होती है। जो अरिथ्रोपोइटिन अंडर दी आपके पास स्कार्सिटी कंडीशन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता हो, तो उस दौरान में आपकी किडनी जो होती हैं वो आपके पास अरिथ्रोपोइटिन नाम के एक हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, जो लगातार आपको आरबीसी की फॉर्मेशन कर देता है, ताकि आप अच्छे से ऑक्सीजन को उस जगह पर होल्ड कर पाएं और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े और ऑक्सीजन की कमी ना हो, हाइपोक्सिया की कंडीशन ना आए। लेकिन जब आप हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम है हाइपोक्सिया ही, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास उसका पार्शियल जो प्रेशर होता है हायर एल्टीट्यूड के ऊपर आपके पास कम हो जाता है।
तो उसी दौरान में आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत होती है, और उस दौरान में आपकी बॉडी किडनी जो होती है वो आपके पास एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है, और उस हाइपोक्सिक कंडीशन में आप कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो एक समय तो लगता है, ऐसा नहीं है, 16 से 18 घंटे लगते हैं कहीं ना कहीं आरबीसी की न्यू फॉर्मेशन होने में थ्रू दी बोन मैरो, लेकिन ये है कि वो बनेगा। और किडनी कहीं ना कहीं दो रोल आपको प्ले करते हुए दिखाई पड़ रही है, एक आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन का, और दूसरा आपके पास दैट इज पर्टिकुलर हेमोपोइसिस का। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास किडनी दोनों रोल करती हुई आपको दिखती है। अब देखिए, सबको पता है किडनी जो बेसिकली है वो आपके पास में बीन शेप्ड होती है, सबने देखी हुई है। अब बीन शेप्ड कैसी होती है? आपके पास ऐसी ही होती है ना, बीन कैसी होती है? ऐसे। तो आपके पास सेंटर में एक डिप्रेशन पड़ा हुआ है, इसको हाइलस कहते हैं, HILUS, हाइलस। तो हाइलस या हाइलम की खासियत क्या होती है? इसी के थ्रू आपके पास ब्लड वेसल जो है वो किडनी को सप्लाई करने के लिए आती हैं, और इसी पर्टिकुलर जगह से वही ब्लड वेसल आपके पास एग्जिट कर जाती हैं। सेम आपके पास सर्टेन न्यूरॉन्स या आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, वो भी हाइलस के थ्रू ही एंट्री लेती है, और हाइलस के थ्रू ही आपके पास कहीं ना कहीं बाहर चली जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो किडनी होती है उसकी जो सिचुएशन है आपके पास, वो लिखता है रेट्रोपेरिटोनियली प्लेस्ड है। पेरिटोनियम क्या होती है आपके पास? पेरिटोनियम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की आपके पास में लाइनिंग, जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उसी पेरिटोनियम के पीछे की ओर को आपके पास पर्टिकुलरली क्या चीज प्लेस्ड है? दैट इज आपके पास किडनीज। तो किडनीज को कैसे लिखा गया? रेट्रोपेरिटोनियली प्लेस्ड है। रेट्रो का मतलब होता है ओल्डर ना, ओल्ड या पीछे की ओर को। तो पेरिटोनियम के पीछे आपके पास किडनी एज सच में प्लेस्ड होती है, इसीलिए लिखा जाता है रेट्रोपेरिटोनियली प्लेस्ड आपके पास किडनीज होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि जो आपके पास किडनी होती है, जो राइट साइड वाली किडनी है, अ पेयर ऑफ किडनी है आपकी बॉडी के अंदर, तो राइट साइड वाली जो किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर प्लेस्ड होती है एज कंपैरिजन टू अ लेफ्ट किडनी। अब ऐसा क्यों हुआ कि आपके पास जो राइट वाली किडनी है वो आपके पास थोड़ा नीचे प्लेस्ड है, और लेफ्ट वाली किडनी उसके कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर प्लेस्ड होती है? अब वो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो राइट साइड वाली किडनी है, उस साइड की ओर को अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो वहां पर आपकी बॉडी का लार्जेस्ट कहीं ना कहीं विसरल ऑर्गन आपको दिखाई पड़ता है, वो है लीवर। तो लीवर की आपके पास में लंबाई ज्यादा होने की वजह से और विड्थ ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं उस लीवर की वजह से धक्का किसको लगा? राइट वाली किडनी को, और राइट वाइड किडनी थोड़ी सी नीचे आपको दिखाई पड़ती है एज कंपैरिजन टू अ लेफ्ट किडनी। तो ध्यान देते हुए चलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फंडामेंट है। सेकंड थिंग, लेफ्ट वाली किडनी आपको ऊपर क्यों दिखाई पड़ती है? दो क्वेश्चन है, देखिए, राइट वाली किडनी नीचे क्यों दिखाई पड़ती है और लेफ्ट वाली ऊपर? तो लेफ्ट वाली किडनी आपको ऊपर इसलिए दिखाई पड़ती है राइट वाली किडनी के कंपैरिजन में, क्योंकि लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास स्प्लीन प्लेस्ड है, और स्प्लीन आपके पास उतने बड़े साइज की नहीं है जितने बड़े साइज का आपके पास में लीवर होता है। तो ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए। उसके बाद आप क्या चीज ध्यान देकर चलिएगा कि जो किडनी होती है उस, अगर आप किडनी के क्रॉस सेक्शन को उठाकर देखेंगे तो किडनी की आपको दो लेयर दिखाई पड़ती है, एक आपके पास आउटर वाली और एक आपके पास इनर वाली। तो ये जो आउटर वाली है इसको कहा जाता है रीनल कॉर्टेक्स है, और ये जो इनर वाली होती है इसको कहा जाता है रीनल मेडुला। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या चीज बताने की कोशिश करूंगा। आप ये चीज पढ़ते हैं कि किडनी की जो फंक्शनैलिटी होती है वो आपके पास किडनी के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसका नाम नेफ्रॉन होता है, वो आपके पास कहीं ना कहीं किडनी की फंक्शनैलिटी में रोल प्ले करती है। तो ध्यान दीजिए, किडनी के जो पर्टिकुलर नेफ्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी के, और ये आपके जो मेन नेफ्रॉन्स हैं, इन नेफ्रॉन का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो आपके पास कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी में पाया जाता है। मेडुला में बहुत ही कम पार्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे ये आपके पास यहां पर जरूर दो तरह की नेफ्रॉन के बारे में बात की हुई है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बात कर रहा है और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में बात कर। देखिए अंतर कोई नहीं है, थोड़े बहुत अंतर होते हैं जिसको हम डील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए ये नेफ्रॉन है आपकी, तो नेफ्रॉन का जो मैक्सिमल हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारा का सारा हिस्सा आपको कॉर्टिकल रीजन में दिखाई पड़ रहा है। ये नीचे वाली आपके पास जितना रीजन है ये है मेडुला का रीजन। तो रीनल मेडुला में आपको नेफ्रॉन का बहुत ही कम हिस्सा दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप जब पर्टिकुलर ये वाला पार्ट देखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में दिखाया हो बहुत बढ़िया से कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नेफ्रॉन के जितने पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट आपको कॉर्टेक्स में दिखाई पड़ते हैं,
मेडुला में आपको सिर्फ यहां पर लूप ऑफ हेनले का पार्ट दिखाई पड़ रहा है। ध्यान दीजिए इस वाली जगह पर जो चीज दिख रही है वो है आपके पास लूप ऑफ हेनले का। अब ध्यान दीजिए कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास कॉर्टिकल रीजन में ये सभी के सभी पार्ट होते हैं, एक्सेप्शन कौन सी है? तो देखिए लूप ऑफ हेनले हमेशा एक्सेप्शन है क्योंकि वो आपके पास हमेशा रीनल मेडुला में पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स में एज सच नहीं पाई जाती। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि नेफ्रॉन की वर्केबिलिटी जो है वो मैक्सिमली किडनी के कौन से रीजन से आपको दिखाई पड़ती है, तो आंसर मिलेगा दैट इज रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन के मैक्सिमल पार्ट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन होती है ये एक तरह से एपिथेलियल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके यहाँ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 20 to 60 माइक्रोन मीटर डाया के अंदर आपको अवेलेबल मिलती है। हर एक किडनी के अंदर ऑलमोस्ट 1 मिलियन आपके पास नेफ्रॉन होती है। अगर रैबिट से उस चीज को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो 2 लाख होती है। ये पुराने टाइप का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है मैमल के कॉन्टेक्स्ट से। अब देखिएगा जब ह्यूमन की किडनी और रैबिट की किडनी को थोड़ा सा अगर आप कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे तो पेयर ऑफ किडनी रैबिट में भी होती है, लेकिन रैबिट में आपके पास जो लेफ्ट वाली किडनी होती है वो लोअर प्लेस्ड होती है एज कंपैरिजन टू अ राइट किडनी, जबकि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है राइट किडनी जो है वो लोअर पोजीशनड होती है एज कंपैरिजन टू अ लेफ्ट किडनी। ये थोड़ी सी वेरिएशन आपको दिखती है। दूसरा मैंने वेरिएशन अभी भी बता दी कि ह्यूमन की जो किडनी होती है उसमें हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन आपको मिलते हैं, लेकिन जो रैबिट होते हैं उनके अंदर आपके पास 2 मिलियन कहीं ना कहीं आपको नेफ्रॉन जो है आपके पास किडनी के अंदर आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखता है, नेफ्रॉन को 3 हिस्सों के अंदर आपके पास डिवाइड किया, 3 रीजन्स बताए गए। एक लिखता है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन होती है, दूसरा लिखता है आपके पास लूप ऑफ हेनले होता है और तीसरा लिखता है आपके पास डिस्टल नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन के आपके पास जो जो पार्ट है वो उसी हिसाब से 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर दिए। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में आती है एक वुमेन कैप्सूल और दूसरा आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको आप बहुत कॉमनली पीसीटी कहते हैं। लूप ऑफ हेनले के 2 हिस्से होते हैं, एक है आपके असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट आ गया। उसके बाद आता है डिस्टल नेफ्रॉन। तो डिस्टल नेफ्रॉन में आपके पास में आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल व्हिच इज गेटिंग ओपन इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान दीजिएगा कलेक्टिंग डक्ट आपके पास ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। ध्यान दीजिए कई बुक्स के अंदर ये चीज लिखी हुई है और मैं बार बार इस चीज को कहता रहता हूं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एज सच में नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। डीसीटी के बाद में आपके पास जो हिस्सा है वो आपके पास एज सच में नेफ्रॉन का पार्ट नहीं गिना जाता है। तो आपके पास अगर पूछा जाए कि आपके पास नेफ्रॉन कहां पर टर्मिनेट हो जाती है, तो नेफ्रॉन कहां पर टर्मिनेट होगी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, डीसीटी पर आपके पास एज सच में वो टर्मिनेट हो जाएगी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो आपके पास नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है। तो यहां तक चीज मेरी क्लियर हो गई कि मैंने क्या कही। चलेगा, आई होप सो कि क्लियर हो गई हो। देखिएगा अब आपके पास बात आती है प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन की। तो देखिएगा प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन की खासियत क्या होती है। प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन की खासियत है तो ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन एक एंड इसका क्लोज्ड होती है और दूसरे वाली जो पर्टिकुलर आपके पास एंड होता है वो ओपन होता है और वो कंटिन्यू करता है इनटू अ लूप ऑफ हेनले। अगर आपने बहुत कॉमनली स्ट्रक्चर देखा हो तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ये आपके पास आता है दैट इज वुमेन कैप्सूल और वुमेन कैप्सूल इज गेटिंग टर्मिनेटेड इनटू अ पर्टिकुलरली अ पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल will be getting continued in order to form a particular loop of Henle और लूप ऑफ हेनले से आपको दिखाई पड़ती है दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होते हुए, और वही डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपके पास में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर आपके पास में फिल्ट्रेट तैयार होता है उसको टर्मिनेट करता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा, अब जरा ध्यान दीजिए ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था ना प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन का, तो प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में ये वाला पार्ट तो पूरी तरह से क्लोज हो गया और एक पार्ट आपके पास जो ओपन रह गया वो किसके अंदर टर्मिनेट कर रहा है इनटू अ लूप ऑफ हेनले। ये हो गया आपके पास दैट इज प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। अब क्या लिखता है, एट द प्रॉक्सिमल और क्लोज्ड एंड, जहां पर आपके पास क्लोज्ड एंड था नेफ्रॉन का और जो एक्सपैंड कर गया था और वो आपके पास कर्व कर कर इनवर्ड आ गया था और डबल वॉल कप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए ये वाला बना ना एक स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे, मैंने जो अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था
तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर कहलाया, ये स्ट्रक्चर है आपके पास बोमेन कैप्सूल। क्या लिखते हैं? बोमेन कैप्सूल। अब इस बोमेन कैप्सूल की खासियत क्या है कि आपके पास इस जगह पर बोमेन कैप्सूल में कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल है वो आपके पास ब्लड लेकर आती है फिल्ट्रेशन के लिए। तो आपके पास इस बोमेन कैप्सूल में एक तरह से कहीं ना कहीं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सेंटर में दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आप पर्टिकुलर अगर डायग्राम्स को देखेंगे तो यहां पर टफ्ट्स दिखाई पड़ते हैं, गुच्छे दिखाई पड़ेंगे पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स के, जो आपके पास कैपिलरीज है। अब ध्यान दीजिए कैपिलरीज किससे अराइज होती हैं? वो आपके पास आर्टीरियोल से अराइज होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा नेफ्रॉन में ब्लड को फिल्टर करने के लिए कौन लेकर आ रहा है? तो ये है आपके पास पर्टिकुलरली अफरेंट आर्टीरियोल, और ये है आपके पास इफरेंट आर्टीरियोल। अब ध्यान दीजिए क्या लिखता है, अफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर हमेशा इफरेंट आर्टीरियोल से हमेशा ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब उससे फायदा क्या होगा, जितना आपके पास ब्लड यहां से पर्टिकुलर कैपिलरीज में आएगा उतना क्या एग्जिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगले वाले जो पर्टिकुलर इफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर अफरेंट वाले आर्टीरियोल से कम मिलता है। इसीलिए यहां पर एक तरह से हिंड्रेंस पैदा होगी, और हिंड्रेंस पैदा होने पर आपके पास इस जगह पर कहीं ना कहीं ब्लड जो है अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और इस जगह को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ये आपके पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो है इनको क्या कहा जाता है? दैट इज पर्टिकुलर ग्लोमेरुलस। तो आपके पास एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी हम प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में यूज करते हैं जिसको कहते हैं मालपीगियन कॉर्पस्कल। तो मालपीगियन कॉर्पस्कल होता क्या है? ग्लोमेरुलस along with the Bowman capsule which is a specialized structure जिसको हम मालपीगियन कॉर्पस्कल या मालपीगियन टिब्यूल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए वर्ड मैंने फिर से यूज किया है, दैट इज मालपीगियन कॉर्पस्कल में आपके पास दो पार्ट आते हैं, एक बोमेन कैप्सूल है, एक आपका ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस आपके पास बेसिकली क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कैसे बनी है? अफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को फिल्टर करने के लिए कहीं ना कहीं नेफ्रॉन के अंदर लेकर आ रहा है, और इफरेंट आर्टीरियोल से वो ब्लड बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड इकट्ठा कहां हो जाएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर, और उसी प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, और उस प्रेशर का नाम लिखा जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्योंकि ग्लोमेरुलस के इनसाइड में आपको प्रेशर दिख रहा है ना, तो वो है आपके पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ध्यान दीजिए क्या लिखता है, जो बोमेन कैप्सूल की आपके पास आउटर वॉल होती है वो आपके पास फ्लैटेंड स्क्वेमस सेल से आपको बनी हुई मिलती है। याद करिएगा एनिमल टिश्यूज जब हमने डील किया था तब भी हमने इसके बारे में बात की थी कि स्क्वेमस जहां जहां आपके पास सेल्स होंगे और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जहां जहां मिलेगी, या तो वो फिल्ट्रेशन का रोल कर रही होगी, कहीं ना एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रोल प्ले कर रही होगी, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स का रोल प्ले कर रही। तो यहां बोमेन कैप्सूल की जो आउटर वॉल है वो जरा देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई आपको दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यहां किडनी के अंदर या नेफ्रॉन के इनसाइड में आपके पास ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन का रोल करते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए क्या लिखता है, जो इनर वॉल होती है, मीन भाई ये वाली वॉल के बारे में बात कर रहा है, ये देखिए ये आपके पास वुमेन कैप्सूल ऐसा है, तो ये हुई इनर वाली वॉल और ये हुई आपके पास आउटर वाली वॉल जो यहां पर लगी होगी। तो आउटर वॉल तो आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है, इनर वॉल में भी आपके पास कहीं ना कहीं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही है, लेकिन उसकी दूसरी खासियत के बारे में बात कर रहा है। क्या खासियत के बारे में बात कर रहा है? इनर वॉल जो है वो आपके पास इन्वेजिनेटेड है और आपके पास वो लाइन कर रही है कॉन्केविटी ऑफ द वुमेन कैप्सूल, और उस कॉन्केविटी में आपको एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स दिखाई पड़ते हैं जिनको पोडोसाइट कहा जाता है। अब ये पोडोसाइट बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं किस चीज में हेल्प करते हुए दिखाई पड़ते हैं? दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड जो है वो आपके पास फिल्टर होकर एग्जैक्टली में ग्लोमेरुलस से आपको वुमेन कैप्सूल में जब एंट्री लेगा तो वुमेन कैप्सूल से वो आगे कैसे जाएगा? तो वुमेन कैप्सूल की जो आपके पास इंटरनल लाइनिंग है वहां पर एग्जैक्टली में पोडोसाइट्स पड़े होते हैं। अब पोडोसाइट की वजह से एग्जैक्टली में ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही होती है। अब एक चीज का यहां पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर दूं और ये कहूं कि मान लीजिए ये पोडोसाइट है। अब मान लीजिए यहां पर एक मॉलिक्यूल आपके पास इतने साइज का, एक मॉलिक्यूल इतने बड़े साइज का। अब बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा? क्या ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले पोर से क्या एंटर कर सकता है अंदर? तो आंसर मिलेगा जी नहीं, ये तो नहीं एंटर कर सकता है। अब ये वाला क्या मॉलिक्यूल एंटर कर सकता है? बिल्कुल जी कर सकता है। अब ये कैसे चीज पता लग रही है? वो ऐसे पता लगा
कि पोडोसाइट का जो आपके पास डायामीटर अगर पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल की एंट्री वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा तो आपके पास कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा। लेकिन जिस मॉलिक्यूल ने अगर आपके पास एंट्री लेनी है, वुमेन कैप्सूल के अंदर जाना है, अगर उस मॉलिक्यूल का साइज ही अगर आपके पास पोडोसाइट से ज्यादा होगा तो उसकी एंट्री कभी नहीं होगी। अब एक चीज को यहां पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा, ऐसे कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स तो होंगे ब्लड के अंदर जिनकी एग्जैक्टली में फिल्ट्रेशन नहीं होती होगी। अब ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हमारी पर्टिकुलर बॉडी की जरूरत होंगे, जिनकी जरूरत हमेशा हमारी बॉडी को रहेगी, उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का साइज हमेशा पोडोसाइट से ज्यादा होगा ताकि बॉडी से उनका लॉस ना हो जाए, क्योंकि लॉस तो आपके पास यूरिन बनने के दौरान में ही हो जाएगा। तो यूरिन बनने की जो प्रोसेस के दौरान में ये नेफ्रॉन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हुए आपको दिखते हैं। तो वुमेन कैप्सूल के पोडोसाइट से वो वाले मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी की जरूरत के होंगे वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि हमारी बॉडी के इनसाइड में रहे और कहीं ना कहीं वो फिल्ट्रेट के अंदर पास ऑन होकर यूरिन के अंदर रिमूव ना हो जाए। जैसे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का बॉडी लॉस नहीं करवाती है कभी भी। जैसे आपके पास आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल, तो अगर उसका लॉस हो जाएगा यूरिन के अंदर तो बॉडी के अंदर बचेंगे कैसे, जरूरत की बहुत बड़ी चीज हो गई। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, फाइटिंग सेल्स आपकी बॉडी के, वो भी लॉस नहीं होंगे। प्लेटलेट भी लॉस नहीं होंगे। इसके अलावा जो एंजाइम्स और हार्मोन होंगे उनका भी लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ जितने मैंने ये मॉलिक्यूल गिनाए हैं इनका साइज पोडोसाइट से हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स की कभी भी आपके पास फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के थ्रू होती हुई आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ये चीज आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। वुमेन कैप्सूल जो है इट इज बीइंग फॉलोड बाय अ शॉर्ट नेक दैट इज बीइंग लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपके पास वुमेन कैप्सूल है और वुमेन कैप्सूल के बाद में आपके पास आपको दिखाई पड़ती है पीसीटी। तो पीसीटी और आपके पास दैट इज वुमेन कैप्सूल के बीच में ये एक पर्टिकुलर नेक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये नेक हो गई। तो इस नेक स्ट्रक्चर की अगर आप पर्टिकुलर एपिथेलियम को देखने की कोशिश करेगा तो वो सीलिएटेड एपिथेलियम है। अब सीलिएटेड एपिथेलियम भी कहीं ना कहीं एज सच में फिल्ट्रेशन का रोल आपको और ज्यादा बढ़िया कर दे देगी, लेकिन बहुत ज्यादा रोल नहीं करती हुई आपको दिखाई पड़ती है। ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास आती है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बारे में। अब देखिए बहुत बड़ा आपके पास में इंपॉर्टेंट रोल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स आपको करती हुई दिखाई पड़ती हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर एनिमल टिश्यू अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है उसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, लेकिन उसके सरफेसेस के ऊपर आपको माइक्रोविलाई लगे हुए मिलते हैं। इसलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की जो एपिथेलियम लिखी जाती थी वो हमने लिखी थी स्पेसिफिकली ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर आपको माइक्रोविलाई लगे हुए मिलते हैं। और मैंने कहा था माइक्रोविलाई फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके पास कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सेल का सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और जहां पर भी सेल का सरफेस एरिया आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा उस जगह पर कहीं ना कहीं रीएब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी आपको मैक्सिमली होते हुए दिखाई पड़ती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये आपके पास जिन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की रीएब्जॉर्प्शन करने की कोशिश करेंगे ये वही वाले मॉलिक्यूल होंगे जो किसी कारणवश साइज कम होने की वजह से, पोडोसाइट का अगर आपके पास साइज ज्यादा है और उन मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो वो पीसीटी तक पहुंच गए, लेकिन वो अभी भी बॉडी की कहीं ना कहीं जरूरत होते हैं। तो पीसीटी से आपके पास मैक्सिमल उन मॉलिक्यूल की रीएब्जॉर्प्शन करवाने की कोशिश कहीं ना कहीं बॉडी पीसीटी के थ्रू करने की कोशिश करती है। जैसे वाटर, तो 75% जो वाटर होगा वो आपके पास इसी पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 100% ऑलमोस्ट जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो फिल्ट्रेट के अंदर आ जाता है वो आपके पास ग्लूकोज ऑलमोस्ट 100% रीअब्सॉर्ब कहां से होती है, पीसीटी से होती है। 75% आपके पास सोडियम और पोटाशियम आयन भी इसी पर्टिकुलर जगह से रीअब्सॉर्ब होते हैं। 25% क्लोराइड आयन इसी पर्टिकुलर जगह से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की वो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर वो लॉस हो जाएंगे तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कहीं ना कहीं खराब होते हुए आपको दिखाई पड़ता है। अब ध्यान देते हुए चलिएगा कि आपके पास इस पर्टिकुलर जगह से ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो आपके पास ग्लूकोज है
वो मैक्सिमली आपको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो आपको स्पेंड करने पड़ेगी, पीसीटी को स्पेंड करने पड़ेगी, ताकि वो उस ग्लूकोज की मैक्सिमली 100% रीअब्जॉर्प्शन करा सके। तो उस पर्टिकुलर जगह की ओर को आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो पीसीटी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो कंसंट्रेशन है वो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ती है, जो आपको एटीपी का एक तरह से कहीं ना कहीं जनरेशन कर देते हैं, और उसी एटीपी का यूज कहीं ना कहीं आपके पास ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद आती है आपके पास दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले आपके पास कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की आपके पास जहां पर टर्मिनेशन होगी वहां से स्टार्ट होती है, और जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई उसको कहेंगे आप डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जैसे मान लीजिए ये आपके पास पीसीटी है, तो पीसीटी आपके पास में अगर एक्सटेंड करते हुए अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो ये वाला पार्ट हुआ आपके पास डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाना, और ये वाला पार्ट जो ऊपर की ओर को वापस से मूव करता हुआ लूप ऑफ हेनले का आपको दिखाई पड़ेगा, ये है आपके पास असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ध्यान दीजिएगा खासियत क्या है, खासियत ये है जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो पर्टिकुलर आपके पास में इसके थ्रू आपको वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होते हुए दिखाई पड़ती है। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं जरा ध्यान देते हुए चलिएगा। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन आपको कहां से होती हुई दिखाई पड़ रही है, वो है आपके पास डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से। ये इसका पर्टिकुलर थिनेस्ट सेगमेंट है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कैसा है, थिन सेगमेंट होती है, और जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो आपके पास में थिकर सेगमेंट होती है। तो थिकर सेगमेंट से बड़े वाला मॉलिक्यूल की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है, इसीलिए आपके पास असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से आपके पास सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन होते हुए आपको दिखाई पड़ती है। जरा यहां से मैं एक चीज को कोट करने की कोशिश करूंगा, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जरा सा क्या बात है, मान लीजिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जगह से आपके पास में पर्टिकुलर कहीं ना कहीं वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो पानी कितना रीअब्जॉर्ब हुआ, 75% तो आपके पास पीसीटी से रीअब्जॉर्ब हो गई। 5% जो हिस्सा है वो आपके पास डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से कहीं ना कहीं रीअब्जॉर्ब होता है। तो देखिए पीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ऑलमोस्ट 80% वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, और इस 80% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं या फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी का मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमली। तो मैक्सिमल पार्ट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहां से हो जाती है, पीसीटी और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ही हो जाती है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल भी ध्यान देखते हुए चलिए। देखिए पीसीटी से जो आपके पास 75% रीअब्जॉर्प्शन हो गई, 100% ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो गई, 75% ही सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया। देखिए अब इससे हुआ क्या, मैक्सिमली जो आपकी बॉडी की जरूरत के मॉलिक्यूल थे उनको रीएब्जॉर्ब करा लिया गया। इसका मतलब जो पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट होगा वो ऑलमोस्ट आइसोटोनिक होगा टू दी ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जो आपके पास कंसंट्रेशन आपके पास ग्लूकोज की पाई जाती है, सोडियम की पाई जाती है, पोटाशियम की पाई जाती है, सेम टू सेम कंसंट्रेशन आपके पास जो नेफ्रॉन के पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट अगर आपके पास तैयार होगा उसकी कंसंट्रेशन आपके पास एज सच में उसी तरह की होगी जैसे आपके पास ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। तो पीसीटी का फिल्ट्रेट कैसा हुआ, आइसोटोनिक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। कैसे, देखिए अब जब आप डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में आ गए तो यहां से तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई। तो वाटर अगर रीअब्जॉर्ब होगा तो अंदर किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये हुआ अंदर वाला जो फिल्ट्रेट है जो इस पर्टिकुलर डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में पाया जा रहा है ये हाइपरटोनिक हो जाएगा एज कंपैरिजन टू अ प्लाज्मा। प्लाज्मा से अगर कंपेयर करिएगा तो आपके पास डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले का जो फिल्ट्रेट होगा वो कहीं ना कहीं आपको हाइपरटोनिक दिखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से जब नीचे की ओर को आएंगे तो फिल्ट्रेट तो हाइपरटोनिक ही है। तो यहां पर जो आपके पास यू शेप पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले दिखाई पड़ रहा है ये वाला हिस्सा, तो यहां पर तो मैक्सिमम सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस जगह की ओर को मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी आपको दिखाई पड़ती है। अब उसके बाद देखिएगा जब ऊपर की ओर को चलेंगे जहां पर असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले आई, तो मैंने कहा था यहां से आपके पास रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी, सिर्फ सोडियम और क्लोराइड और पोटाशियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही। तो अंदर कौन सी चीज ज्यादा मिलेगी, अब आपको वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा मिली। अब पानी सॉल्ट के कंपैरिजन में आपके पास ज्यादा हो गया, तो फिल्ट्रेट कैसा होगा, हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक किसके कंपैरिजन में है, ब्लड प्लाज्मा के। अब फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने किन किन चीजों के बारे में कहा। मैंने कहा पीसीटी में आइसोटोनिक है,
डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में आपके पास हाइपरटोनिक है, आपके पास यू शेप पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी है। जब आप असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में गए तो हाइपोटोनिसिटी आई। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जब डिस्टल नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास आएगी डीसीटी। तो मान लीजिए ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है और उसके बाद ये आ गई कलेक्टिंग टिब्यूल है। अब जरा ध्यान देने की फिर से कोशिश करने की ट्राई करिएगा। देखिए पूरी तरह से तो समझ नहीं आते क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा क्या हो रहा है। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है इसमें जो अगर आपके पास में फ्लूइड अब अगर आपके पास आया है या फिल्ट्रेट आएगा वो तो हाइपोटोनिक ही आएगा, और हमें ये मालूम है जो यूरिन है वो तो हमेशा हाइपरटोनिक होती है एज कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा। अब वो हाइपरटोनिसिटी कैसे आई? हाइपोटोनिसिटी ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो मूव कर डीसीटी में पहुंचती है, तो उसी दौरान में इस डीसीटी के ऊपर दो हार्मोन का एक्शन होना शुरू हो जाता है। एक है आपके पास एल्डोस्टेरोन और दूसरी होती है आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज बीइंग कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलरली दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ध्यान दीजिएगा, एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कर देना या सोडियम को रिटेन कर देना। दूसरा आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कर देना। अब ध्यान दीजिए, पानी में से आपके पास पहले सोडियम रीएब्सॉर्ब हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, अब यहां पर देखने में ऐसा लग रहा है कि जब वाटर के थ्रू आपके वाटर में से सोडियम की रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सॉल्ट की रीएब्सॉर्प्शन हो गई तो पानी अंदर ज्यादा हो गया, तो पानी ज्यादा हो गया तो आपको देखिएगा हाइपोटोनिसिटी और ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पर साथ ही साथ में एक और हार्मोन एक्ट कर रहा है जिसका नाम है आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। अब उस वेसोप्रेसिन का काम क्या है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कर लीजिए। अब सोचिए, सोडियम भी रीएब्सॉर्ब हो गया, वाटर भी रीएब्सॉर्ब गया, क्या पर्टिकुलर कोई कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन आपको दिखाई पड़ेगी? जी नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब डीसीटी में ऑलमोस्ट आपके पास आइसोटोनिक ही फिल्ट्रेट दिखाई पड़ता है, कोई ज्यादा पर्टिकुलर चेंज होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास अगर वही वाला फिल्ट्रेट एज सच में कलेक्टिंग टिब्यूल में अगर आपको मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है तो वहां पर क्या होगा? देखिए कलेक्टिंग टिब्यूल में जब वो पर्टिकुलर फिल्ट्रेट अगर आपको मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वहां से फर्दर आपके पास रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो आपको होते हुए दिखाई पड़ती है। और जब आपके पास वो फर्दर रीएब्जॉर्प्शन आपको होते हुए एडीएच की मदद से आपको दिखाई पड़ती है तो उस दौरान में आपको ऐसा लगेगा कि इनसाइड में कहीं ना कहीं वाटर की कमी हो गई, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। इसके बाद फिल्ट्रेट जो है कलेक्टिंग टिब्यूल तक पहुंचता पहुंचता कैसा हो गया है? हाइपरटोनिक। और वो हाइपरटोनिक किसके कंपैरिजन में है? दैट इज टू दी प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की कंपैरिजन में कलेक्टिंग टिब्यूल में हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट अगर आपको दिखाई पड़ता है तो इसी हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट को हम अब जाकर यूरिन कहना शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या चीजें कही हैं। मैंने ये कहा जब आपके पास पीसीटी होगा तो आइसोटोनिक फिल्ट्रेट होगा, जब आप बेसिकली डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वही वाला पार्ट आपके पास हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिसिटी मैक्सिमली आपको यू शेप पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में दिखाई पड़ेगी। जब असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में चलेंगे तो हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट दिखाई पड़ेगा। अब आपके पास एग्जैक्टली में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर वाटर के मॉलिक्यूल या सोडियम के मॉलिक्यूल में कोई ज्यादा चेंज होता हुआ डीसीटी में नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि दो हार्मोन एज सच में एक ही टाइम पर एक्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपके पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा सकता है, और दूसरा आपके पास है एल्डोस्टेरोन जो आपके पास कहीं ना कहीं सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करा सकता है। इसीलिए आपके पास डीसीटी में भी अभी भी कहीं ना कहीं हाइपोटोनिसिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखने की कोशिश करेगा तो डीसीटी में आइसोटोनिक ही फिल्ट्रेट है, और उस आइसोटोनिसिटी का मैंने कारण बता दिया कि वाटर की जितनी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है उतने ही मॉलिक्यूल की आपके पास सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन भी हो रही है। तो एज सच में कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए डीसीटी में भी ऑलमोस्ट आइसोटोनिक ही फिल्ट्रेट आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप सीटी में पहुंच जाएंगे दैट इज कलेक्टिंग टिब्यूल में या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे तो कलेक्टिंग डक्ट में आपके पास अब फर्दर रीएब्जॉर्प्शन वाटर की होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो अब आपके पास जो इनसाइड ऑफ द पर्टिकुलर कलेक्टिंग टिब्यूल जो फिल्ट्रेट बचेगा वो कैसा होगा? हाइपरटोनिक होगा एज कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा, और उसी फिल्ट्रेट को हम एज एन यूरिन मानने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा यूरिन हमेशा हाइपरटोनिक ब्लड प्लाज्मा होती है, हमें ये पता लग गया कि वो किस तरह से एज सच में बन रहा है। अब एक चीज का और यहां पर ध्यान देने की कोशिश करेगा,
अब देखिए होगा क्या, कलेक्टिंग डक्ट जो आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास में जो प्रेजेंट आपके पास नेफ्रॉन में दिखती है, वो मैंने कहा एज सच में नेफ्रॉन का पार्टिसिपेटिंग पोर्शन एज सच में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल ने कहीं ना कहीं यूरिन को एज सच में पूरी तरह से बनाने में हेल्प किया है, तो वो पर्टिकुलर कलेक्टिंग टिब्यूल जो होती है आपके पास रीनल पेपिलाज होते हैं किडनी के इनसाइड में, उनके अंदर उस पर्टिकुलर आपके पास में यूरिन को पोर आउट करने की कोशिश करता है थ्रू दी डक्ट ऑफ बेलिनी। ध्यान दीजिएगा मैंने वर्ड क्या यूज किया है, कलेक्टिंग टिब्यूल के बाद अगला पार्ट जो आपके पास आने वाला है वो है आपके पास डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी के थ्रू वो यूरिन मूव करता हुआ आपके पास में रीनल पिरामिड्स के अंदर मूव करता है जो आपके किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब उन रीनल पिरामिड्स के थ्रू आपके पास माइनर कैलिसिस और माइनर कैलिसिस से होते हुए मेजर कैलिसिस में आपके पास उसकी ओपनिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, और उसी पर्टिकुलर आपके पास मेजर कैलिसिस के थ्रू आपके पास रीनल पेल्विस में आपके पास वो चीज मूव करती हुई आपको दिखाई पड़ती है, और उसके थ्रू यूरेटर, और यूरेटर से आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, और थ्रू दी यूरेथ्रा आपके पास वो यूरिन आपको बॉडी से बाहर कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या चीज कही कि कलेक्टिंग टिब्यूल में आपके पास कहीं ना कहीं एडीएच हार्मोन जो है वो एक्ट करता है फर्दरली, जिसकी वजह से हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट बनती है कंपैरिजन टू प्लाज्मा, जिसको आप यूरिन कहते हैं। कलेक्टिंग टिब्यूल से होता हुआ आपके पास वो डक्ट ऑफ बेलिनी में जाएगा, डक्ट ऑफ बेलिनी से होता हुआ आपके पास वो किडनी के अंदर जाता है, और किडनी से बाहर आपके पास यूरेटर के थ्रू आता है। यूरिनरी ब्लैडर में आपके पास वो यूरिन कुछ समय के लिए स्टोर होती है, और यूरिनरी ब्लैडर से आपके पास यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर वो यूरिन आपको आती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये चीज आपने कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। देखिए मैंने कहा था ना रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के बारे में, तो कॉर्टेक्स में देखिए कौन कौन से रीजन दिख रहे हैं, मेलपिगियन कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी, यही है जी। उसके बाद रीनल मेडुला में आपको क्या क्या चीज दिखाई पड़ रही है, दैट इज लूपा फेल्ले, कलेक्टिंग डक्ट एंड डक्ट ऑफ बेलिनी। तो ध्यान देते हुए चलेगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बताई है कि कॉर्टेक्स में मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट और डक्ट ऑफ बेलिनी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, सिर्फ कौन सा पार्ट है, दैट इज लूपा फेल्ले इज द पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। इसलिए मैक्सिमम वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल रीजन से होते हुए आपको दिखाई पड़ती है, मेडुलरी रीजन से होते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। चलेगा, उसके बाद आती है आपका टाइप ऑफ नेफ्रॉन कौन सी है, तो दो तरह की नेफ्रॉन है, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी आती है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। मैक्सिमम वर्किंग एफिशिएंसी जिस नेफ्रॉन की आपकी बॉडी के अंदर है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। अब इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन की खासियत क्या होती है, जरा उसको ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिए ये अगर आपने पीछे मैंने जो एक पर्टिकुलर स्लाइड अगर आपको दिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो देखिएगा जरा, ये आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की ये जो लूप ऑफ हेल्ले अगर आपको दिखाई पड़ेगी तो ये शॉर्टर है, लेकिन वहीं पर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अगर लूप ऑफ हेल्ले की मैं बात करूं तो आप देखिए कितना लंबा है। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जितना ज्यादा आपके पास लंबा लूप ऑफ हेल्ले होगा उतना ही ज्यादा हाइपरटोनिसिटी आपके पास में फिल्ट्रेट की तैयार होगी, इसका मतलब उतना ही ज्यादा हाइपरटोनिक फुल आपके पास यूरिन तैयार होता है। ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी ऑफ फिल्ट्रेट कहां पर मिलती है, दैट इज यू शेप पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेल्ले। अब सोचिए इतने लंबा है आपके पास ये लूप ऑफ हेल्ले, तो इसका मतलब है यहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमल होगी, तो नीचे की ओर को जो आपके पास फिल्ट्रेट तैयार होगा वो मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी वाला होगा, लेकिन यहां पर लंबाई ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब अगर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के कंपैरिजन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन को देखने की कोशिश करिएगा तो यू शेप पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेल्ले में मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी उसके अपने के लिए तो है, लेकिन जक्स्टामेडुलरी की कंपैरिजन में नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए इससे फायदा और नुकसान क्या है। देखिए हम ह्यूमन बीइंग को जितना अमाउंट ऑफ वाटर की हमेशा जरूरत होती है उतना अमाउंट ऑफ वाटर पीने के लिए आपको मिल जाता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर हमेशा जो आपके पास में पर्टिकुलरली जो यूरिन तैयार होता है वो बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक तैयार नहीं होता है, इवन दो वो हाइपरटोनिक होता है लेकिन बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक नहीं होता है। उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में जिस समय तक आपको वाटर की स्कार्सिटी नहीं होगी उस दौरान तक आपको पर्टिकुलर आपकी जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती हैं वही आपका काम कर देती रहती हैं, और वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपके पास ऑलमोस्ट 75% से लेकर 85% वर्किंग एफिशिएंसी में है। इसका मतलब जब तक वाटर की स्कार्सिटी नहीं होगी तब तक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आपका वर्क करते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा
कि जब वाटर की स्कार्सिटी हो जाए, पानी आपको लंबे समय तक पीने के लिए ना मिले, उस दौरान ही जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आपकी रोल प्ले करती है। और उस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की खासियत क्या होती है? लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ होती है वो ज्यादा लंबी होती है एज कंपैरिजन टू अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जितना ज्यादा लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी ही ज्यादा हाइपरटोनिसिटी ऑफ यूरिन होती है। ये आपने ध्यान देते हुए चलना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन कभी कभार घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए जब गर्मियां आती है ना, समर्स के डेज आते हैं, तो उस दौरान में आपकी बॉडी से वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा होता है ना, स्वेटिंग के थ्रू वाटर बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इसका मतलब आपको कंजम्पशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करने पड़ती है जिस दौरान में समर्स आते हैं। लेकिन देखिए, आपको हमेशा एक प्रॉब्लम झेलने पड़ेगी, वो ये है कि वाटर का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है स्वेटिंग के थ्रू। इसका मतलब है वाटर की स्कार्सिटी बॉडी के अंदर लगातार मेंटेन रहती है समर्स के दौरान में। तो समर्स में एग्जैक्टली में आपकी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आपको ज्यादा वर्किंग में दिखाई पड़ती हैं। वो आपके पास ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का जो नेफ्रॉन है वो है 15 से 25% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की वर्किंग एफिशिएंसी आपको समर्स में दिखाई पड़ती है। विंटर्स में क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी नहीं होती है बॉडी को, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं वाटर का लॉस नहीं होता है, इसीलिए विंटर्स में कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही मैक्सिमम वर्किंग आपको देती हुई दिखाई पड़ेंगी। वहां पर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का एज सच में कोई रोल आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वोसा रेक्टा जो होते हैं वो आपके पास एब्सेंट होते हैं। अब वोसा रेक्टा क्या होते हैं? वोसा रेक्टा होते हैं जो आपके पास इफरेंट आर्टीरियोल होती है, उसकी एक्सटेंशन इनटू अ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अराउंड में एक तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर अगर आपको इफरेंट आर्टीरियोल के दिखाई पड़ते हैं तो उसको वोसा रेक्टा कहते हैं। और वोसा रेक्टा अलोंग विद द लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम में आपको हेल्प कर देती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी ऑफ यूरिन जो है आपके पास बनती है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में आपके पास वोसा रेक्टा होंगे और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वोसा रेक्टा नहीं होंगे। अब सिंपल सी चीज ये हो गई कि जब मैं यही कह दे रहा हूं कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही आपके पास एग्जैक्टली में वोसा रेक्टा दिखाई पड़ेंगे, तो इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ही मैक्सिमम हाइपरटोनिक आपको यूरिन बनाकर दे सकती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हाइपरटोनिक यूरिन तो बनाती हैं, लेकिन उतना ज्यादा हाइपरटोनिक यूरिन नहीं बनाकर देंगी जितनी बॉडी की रिक्वायर्ड थिंग हो सकती है, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमेशा विंटर्स में काम करती है जब आपके पास वाटर का ज्यादा कोई बॉडी से लॉस नहीं हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक चीज के बारे में और पता लगता है। क्या पता लगता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन से अगर कंपेयर करिएगा तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से के थ्रू आपके पास जो यूरिन बनता है वो हाइपरटोनिक है, लेकिन अगर कंपेयर करिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन के साथ तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का आपके पास हाइपरटोनिक यूरिन है और आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हाइपोटोनिक यूरिन है। लेकिन हम ये नहीं कभी कहते हैं कि नेफ्रॉन के थ्रू आपके पास हाइपोटोनिक यूरिन बनती है। हम ये जरूर कहते हैं कि हाइपरटोनिसिटी कॉर्टिकल नेफ्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले आपके पास यूरिन की कम होती है और हाइपरटोनिसिटी आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के थ्रू बनने वाले यूरिन के थ्रू ज्यादा होती है, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम में आपको वर्क करती हुई दिखती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपको वहां पर वर्क करती हुई नहीं दिखाई पड़ती। अब यहां से एक चीज के बारे में हम और बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए, अब आपके पास जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वहां पर आपके पास जक्स्टा मेडुलरी या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस आपको दिखाई पड़ता है। अब जक्स्टा मेडुलरी आपके पास अपरेटस या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या है? उसमें कुछ सेल्स होते हैं। तो 3 तरह के सेल आपके पास पाए जाते हैं। तीसरे सेल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती, इसलिए मैंने यहां पर उसके बारे में लिखा नहीं है। देखिए 3 तरह के सेल कौन से? एक का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, दूसरे का नाम है आपके पास मैकुला डेंसा, और तीसरे सेल होते हैं लेसी सेल, जिसका फंक्शन आज तक हमें पता नहीं है एज सच में। देखिए इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल की। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल आपके पास होते क्या है, जरा ध्यान देकर चलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लिखता क्या है? The smooth cells of the wall of both arteriole, that is afferent and efferent के बारे में बात कर रहा है। जब वो डीसीटी की एपिथेलियम के कांटेक्ट में आती हैं तो उस समय आपके पास वो स्वेल कर जाती हैं और उनके अंदर आपके पास में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो आपके पास इनएक्टिव रेनिन की आपको फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूं।
जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल आपके पास एग्जैक्टली में कब बनते हैं, जब आपके पास में स्मूथ सेल जो आपके पास ब्लड वेसल की वॉल में पाए जाते हैं, वो स्मूथ सेल आपके पास डीसीटी के सेल के कांटेक्ट में आते हैं, तो सेल आपके पास मॉडिफाई कर जाता है, वो स्वेल्ड हो जाता है, उसके अंदर डार्क ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई पड़ते हैं, उस सेल को आप जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल कहते हैं, जो आपके पास में दो चीजों की सिक्रीशन कर सकता है, एक है रेनिन है और एक आपके पास एरिथ्रोपोइटिन है। रेनिन आपके पास एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर देता है, वो है आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर आपको वर्क कर देता है, ताकि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट वो बहुत आसानी से करा सके। देखिए यहां पर भी मैंने इसके बारे में आपको दिखाया हुआ है। देखिए क्या चीज है जी, आपके पास ये अफरेंट आर्टीरियल की जो आपके पास स्मूथ मसल है, इनके अंदर पाए जाने वाले जो सेल है, वो आपके पास पर्टिकुलरली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में, उन सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं और कहीं ना कहीं वो मॉडिफाई कर आपको जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल बना कर देते हैं, जो एग्जैक्टली में आपको रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन कहीं ना कहीं आपको देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये चीज आपने पक्का से ध्यान देनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। क्यों पूछा जाता है जरा ध्यान दीजिए। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पास किडनी के थ्रू आपके पास रिलीज हुआ, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस से रिलीज हुआ, वो उसी समय सिक्रीट होता है जिस समय आपकी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिक कंडीशंस आपके पास अवेलेबल होती है। अब हाइपोक्सिया कब कब हो सकता है, जब आरबीसी की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाए, या आप ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर पहले से ही ऑक्सीजन की कमी है, तो इनहेलेशन के लिए उतनी ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रही है जैसे आपके पास हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर होता है। यहां से शिमला चले जाइए, सांस लेने में आपको थोड़े समय के लिए दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं है जितना आप इनटेक कर सकें। तो उस दौरान में उस प्रॉब्लम को अगर आपकी बॉडी जो है वो उसको अगर कहीं ना कहीं नलीफाई करना है, तो किडनी वो रोल प्ले कर देती है कि उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर हाइपोक्सिक कंडीशन आपकी बॉडी में ज्यादा बन रही है, उस दौरान में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट कर देते हैं। वो आपकी बॉडी की इमरजेंसी बोन मैरो, जिसको येलो बोन मैरो कहते हैं, उसको एक्टिवेट कराती है, और एक्टिवेट करवाने के ऊपर आपके पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिवेशन करवाती है, और लेटर ऑन वही कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल आपको एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन करते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। अब जितने ज्यादा मात्रा में एरिथ्रोसाइट होंगे, उतना ही हाइपोक्सिक कंडीशन को नलीफाई करने में आपकी बॉडी जो है वो कोशिश करती रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग स्मोकर्स होते हैं, उन स्मोकर्स के अंदर भी हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। उन कंडीशन के दौरान में भी किडनी को ये रोल प्ले करना पड़ता है कि वो लगातार एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन करती रहे, क्योंकि हाइपोक्सिया को कहीं ना कहीं बॉडी को नलीफाई तो करना है, कंपनसेट तो करना ही है। तो उस दौरान में वो पर्टिकुलर रोल जो है वो एज सच में कहीं ना कहीं आपको जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस की एरिथ्रोपोइटिन आपको करती हुई दिखाई पड़ती है। रेनिन का मैंने आपको रोल बता दिया। ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के दौरान में इस रेनिन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, रास सिस्टम में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब दूसरे सेल आपके पास आते हैं मैकुला डेंसा सेल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये अफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल का एक एंगल बन रहा है, इसको रीनल एंगल कहते हैं। तो रीनल एंगल पर अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो यहां पर आपको ये मैकुला डेंसा सेल आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये मैकुला डेंसा सेल जो है वो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले कर रहे हैं? ब्लड के अंदर पाए जाने वाली सोडियम की कितनी कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को सेंस करने में हेल्प करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैकुला डेंसा सेल भी ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर आपकी ब्लड के अंदर या ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा तो उस दौरान में आपकी बॉडी के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को एक्टिवेशन करवाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्टिवेट तो तभी होंगे ना जब एक स्टिमुलस आए। तो स्टिमुलस कैसे पता लगेगा? मैकुला डेंसा सेल ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सोडियम की कंसंट्रेशन को सेंस करेंगे। अगर वो लोअर कंसंट्रेशन में होगा तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट होंगे, रेनिन की सिक्रीशन होगी, और वही रेनिन कहीं ना कहीं आपके पास फर्दर रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन पाथवे में पार्टिसिपेट करेगा और आपके पास में ब्लड प्रेशर की आपको रेगुलेशन कर देगा। मीन भाई अगर कम है तो ज्यादा करेगा, और अगर ज्यादा होगा, अगर आपके पास में मैकुला डेंसा ने अगर ये सेंस कर लिया कि ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रेनिन की सिक्रीशन आपके पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस से नहीं होगी, और आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो उस दौरान में फॉल करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब रेनिन का काम क्या हुआ?
ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है जब बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर हो जाती है। तो ये चीज ध्यान देकर चलिएगा। लेकिन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल की वर्किंग भी मैकुला डेंसा सेल के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि मैकुला डेंसा सेल ही आपके पास सोडियम की कंसंट्रेशन को सेंस कर सकते हैं। अब आपके पास यूरिन की फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। वो है आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी आती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरी आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखिए मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है आपके पास में जो कहीं ना कहीं हमने मालपीजियन कॉर्पस्कल पढ़े थे, वो एक सच में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रोल आपको कर देते हैं। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास रोल प्ले कर देती है आपके पास मेनली दी पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, और ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है एज सच में रोल प्ले कर देती है, दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये आपने कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए चलना है।